जहां ये यूपी है और यहाँ पे 3-3 महीने तक बस इंक्वायरी चलती रहती है। तो एसआई अवधेश श्रीवास्तव थे, वो बहुत बदतमीजी से मेरे से बात किए, तू ते करके बात किए कि अगर आप ज्यादा बोलेंगी तो रंजेश के खिलाफ ही हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। कानून व्यवस्था तो बहुत खराब है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बार बार यही नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है ये नारा सटीक है हमारे देश में? देश का तो नहीं पता, लेकिन यूपी के लिए तो कोई सटीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा के भी क्या होगा जब बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। तो वहाँ की लड़कियाँ अगर जवाब दे दें, महिलाएं अगर जवाब दे दें, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि मारा जाता है। उत्तर प्रदेश से शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां इंसाफ मांगने गई एक युवती खुद थाने में अपमानित हो गई। मामला अंबेडकर नगर जिले के कटका थाने का है, जहां पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की रहने वाली पुनीता यादव, जो कि पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती है, अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत लेकर पहुंची। लेकिन पुलिस ने न केवल उनकी एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि थाने के ही एक अफसर ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पुनीता यादव दर दर भटकती रही, जिले के एसपी से लेकर एसडीपीओ तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली। अंत में विवश होकर उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले के पास जाना पड़ा। हमारी संवाददाता निशा सिंह ने पीड़िता युवती से खास बातचीत की, सुनी उसकी जुबानी पूरी दर्दनाक दास्तान। उत्तर प्रदेश में बंगाल की एक युवती के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये दुर्व्यवहार किसी आम पब्लिक ने नहीं, बल्कि वहीं के ऑफिसर्स ने किया है। यूपी का नाम सुनते ही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ काफी कुछ काम करते हैं, लेकिन क्या ऑफिसर्स द्वारा इस तरीके का दुर्व्यवहार करना सही है? यही सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ पुनीता यादव है, जो कि करीबन 17 से 18 दिन दौड़ी है पुलिस के पास, अपना प्रॉब्लम शेयर करने के लिए गई है, लेकिन कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है। उनके दोस्त के साथ लूट हुई है, उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, लेकिन आखिर में पुलिस ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया है। कितने लोगों से उन्होंने बात कर लिया है, लेकिन अभी तक उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई है। पुनीता यादव से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ घटना है। पुनीता जी, सबसे पहले तो बताइए कि क्या कुछ घटना थी, आप ऑफिसर्स के पास बार बार क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे और कंप्लेन, मतलब आप क्या एफआईआर करने गए? वो मैं यही बता रही थी, मेरा कंप्लेन यही था कि रंजेश यादव को मारा गया है और उनको बस से उतार के उनको मारा गया, उनका फोन छीन लिया गया, करीब 1.5 लाख रुपया था वो छीन लिया गया, इनके पॉकेट में था 5,000 वो भी ले लिया गया, और बस में करीब 3 से 4 सीसीटीवी फुटेज, सीसी कैमरा थे। उसके बाद भी वो लोग सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग फुटेज कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस वाला हमको दे नहीं रहा है, और बोल के फिर जब मैं 3 दिन बाद फिर मैं एसएचओ के पास गई थाने में, कटका थाने में, तो जो एसआई अवधेश श्रीवास्तव थे वो बहुत बदतमीजी से मेरे से बात किए, तू ते करके बात किए। मैंने कहा भी कि सर मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप हमको तू ते करके ऐसे बात नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा बोलेंगी तो रंजेश के खिलाफ ही हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। और उन लोगों ने आपके जो फ्रेंड है रंजेश, उनके साथ मारपीट की गई थी बस में। पूरा उस दिन जो भी स्टोरी हुआ था वो इन शॉर्ट, ये भंवरनाथ से एक वोल्वो बस में चढ़े, इनको दिल्ली जाना था। दिल्ली में इनके चाचा जी एडमिट थे वेदांता हॉस्पिटल में। वहाँ पे ये 8:30 बजे बस में चढ़े। उसके बाद कुछ दूर बस गई, एक पीजीआई हॉस्पिटल है अतरौलिया में, वहाँ तक बस गई। 4 लोग आते हैं स्कॉर्पियो में, बस को ओवरटेक कर लेते हैं। उसके बाद खुद को पुलिस बताते हुए उसमें से एक व्यक्ति को उसमें चढ़ा देते हैं। कहते हैं हम लोग पुलिस वाले हैं, तुम कैसे भी करके इसको दिल्ली जाना है, लेके जाओ। जबकि उसका कोई टिकट बुक नहीं था, कुछ नहीं था। चढ़ाने के बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर वो जो लड़का चढ़ता है वो रंजेश को बोलता है कि तुम अपनी ही सीट से उठो, मुझे बैठना है। तो इस पे रंजेश ने बोला कि नहीं, मैं अपनी सीट से क्यों उठूंगा, ये तो मैंने बुक किया हुआ है, तुम कहीं और बैठ जाओ।
उसके बाद वो बदतमीजी करने लगता है, धमकाने लगता है कि मैं पुलिस में हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तुमको मारा जाएगा। सर क्या इन एक्चुअल दिल्ली पुलिस में थे, ये पता चला? नहीं नहीं, बिल्कुल वो दिल्ली पुलिस में नहीं था। ये बात अवधेश श्रीवास्तव ही हमको बताए कि कोई दिल्ली पुलिस में नहीं है, वो काम से गया है, 2 दिन बाद आ जाएगा। हम बात किए हैं तो इससे पता चला कि वो दिल्ली पुलिस में है नहीं, झूठ बोल रहा था। उसके बाद कंडक्टर आता है, कंडक्टर आके बोलता है कि ठीक है भैया, आप अपने वो भैया लोगों को बुला लो जो पुलिस में है, जो सारे लोग हैं बुला लो। ऐसे करके वो चारों लोग फिर से आते हैं। नेवरी बोल के एक जगह है जिसका थाना पड़ता है कटका, वहां पे आके ओवरटेक करके बस को रोक देते हैं और फिर वो रंजेश को बोलते हैं कि तुम चलो, मेरे भैया लोग आ गए हैं, उतरो। रंजेश के नहीं बोलने पे उसको जबरदस्ती नीचे उतारते हैं। फिर उसी में से एक लड़का आता है, रंजेश का जो पैसा वाला बैग था उसको लेके जाता है। उसमें कितने पैसे थे? उसमें 1,50,000 थे और साथ में जेब में 5,000 था। तो वो 5,000 वो सब पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद फ़ोन इसका ले लेते हैं। फ़ोन पे मैं बात कर रही थी, फ़ोन लेके फ़ोन काट देते हैं कि कोई वीडियो ना बना पाए। उसके बाद पैसे ले लेते हैं, सर पे गन लगाते हैं सब। गन लगाने के बाद मारपीट करते हैं, फिर गन लगा के बोलते हैं कि आजमगढ़ में यादवों का बहुत मन बढ़ गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बोल दिए, तुम यादव हो, हम लोग मिश्रा हैं, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई, तुम बोल दिए, तुमको यहीं पे इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तुम्हारे डेड बॉडी का अभी पता नहीं चलेगा, हम लोग गायब कर देंगे, इतनी औकात है हमारी, बोल के मार पीट के फिर इसको वहीं पे छोड़ देते हैं। बैग फेंक देते हैं पैसा निकाल के, फ़ोन भी वापस कर देते हैं। जब ये बोला कि मम्मी मेरी एडिशनल एसपी हैं कोलकाता में, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, उसके बाद वो अपना गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़ दिया पैर से मार के। उन्होंने खुद ही अपने नंबर प्लेट हाँ, तुम इसको देखने का और याद करने का कोशिश कर रहे हो बोल के खुद तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो लोग चले जाते हैं। ये जैसे तैसे बस में चढ़ते हैं और फिर मैं फ़ोन करती हूँ, घर वाले भी फ़ोन करते हैं। तब तक सबको पता चल गया होता है कि कुछ तो हुआ है। तो हम भी सजेस्ट किए कि अभी उतरना मत गाड़ी से, क्योंकि पैसे तो ले ही लिए, सब गन लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहा है। पैसेंजर भी कोई नहीं उतर रहा है क्योंकि कंडक्टर ने मना कर दिया कि कोई नहीं उतरेगा, उसके साथ मारपीट हो रहा है, आप लोग ना उतरिए बोल के। फिर ये दिल्ली चले जाते हैं। दूसरे दिन कोलकाता से मैं जाती हूँ और ये दिल्ली से मम्मी बोलती हैं फ़ोन करके कि तुम तुरंत आओ, FIR करवाओ, कंप्लेन करो। फिर हम लोग आते हैं। हम लोग 22 को पहुँचते हैं आजमगढ़। उसके बाद इसका मेडिकल वगैरह करवाते करवाते शाम हो जाता है। फिर हम लोग अतरौलिया थाने पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ये कटका थाने के अंतर्गत आता है, तो यहाँ FIR नहीं होगी, कंप्लेन नहीं ली जाएगी। तो हम लोग कटका थाने जाते हैं। 23 तारीख को अपना कंप्लेन दे देते हैं। उसके बाद FIR तो लॉन्च नहीं होता है। नहीं हुआ। वो लोग कंप्लेन ले लिए, फिर अवधेश श्रीवास्तव ही उसका विवेचना कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि आपको कल परसों में बता दिया जाएगा, बोल के कुछ नहीं करते हैं। फिर वो देखने के बाद हम 3 दिन के बाद फिर 26 तारीख को जब जाते हैं तो हमसे बदसलूकी किए, तूते करके बात किए, बोले कि एक महिला हो के मुंह उठा के चली आती हो साथ में, तुम लोग झूठे हो। फिर मैंने जब बोला मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं मम्मी से ही बात कर रही हूँ, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप हमसे तूते क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धमकाते हुए बोला कि रंजेश तुम्हारा वो कंप्लेन तो लिया नहीं जाएगा, लेकिन हम खुद तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे। ये मैडम हमको ऐसे बोली, हम FIR करेंगे। आपने क्या बोला था ऐसा कि उन्होंने इन रिटर्न ऐसा बोला? मैंने बस यही बोला कि आपको मैं आप करके बात कर रही हूँ, आप हमसे तूते करके बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी है फ़ोन पे। कि रंजेश पे ही FIR? हाँ, मैंने कहा मेरी मम्मी है फ़ोन पे, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। तो उनको ये डर हुआ कि अच्छा मम्मी से बात कर रही हैं, और मम्मी के बारे में वो जानते थे कि यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं। उसके डर से वो चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद बोल रहे हैं कि आप पे खुद मैं FIR करूँगा कि आप आके यहाँ पे और गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे करके। फिर हम लोग वहाँ से निकले।
फिर एसपी ऑफिस गए तो एसपी साहब तो मिलने से मना कर दिए, वो एडिशनल एसपी को मिलने के लिए बोले। हम लोग 4 घंटा वेट किए बैठ के। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब आए करीब 6:30 बजे शाम को। फिर उन्होंने सारी बातें सुनी और जो मिसगाइड कर रहे थे, पहले ही एसएचओ को बोल चुके थे कि ये लोग झूठे हैं, कोई पैसा नहीं चोरी हुआ है, बस मारे थे सब क्योंकि ये रेडबुल पी रहे थे। इस बात पे वो चारों लोग आके मारे और वो अच्छा किए, ऐसा बोल रहे थे अवधेश श्रीवास्तव। अच्छा, आप लोगों को बार बार ये कहा जा रहा था कि लूट नहीं हुई है, पैसे नहीं चोरी हुए, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले भी बोला कि बस में कैमरेज लगे हुए थे, तो आप लोगों ने क्या ये नहीं बोला कि आप कैमरे एक बार चेक कर लो, क्योंकि पुलिस तो कैमरेज भी चेक कर सकती है। मैं बोली थी, मैं तुरंत, हमने कंप्लेन में भी लिखा हुआ है कि कैमरा चेक करवाया जाए, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे लूट नहीं हुआ है। तो कैमरा इसलिए चेक करना बहुत जरूरी था कि बैग तो कोई थर्ड पर्सन लेके गया है, जो मारपीट हुई है उसमें से ये सच में किसी से बदतमीजी किए कि नहीं किए, ये तो प्रूफ हो जाता कैमरा देखने के बाद। सारे लोग बोल रहे थे कि बस वाला कैमरा चेक करने के लिए नहीं दे रहा है। यही पुलिस ने बोला, ये पुलिस ने बोला, ये एसआई ने बोला, ये एडिशनल एसपी ने अपने मुंह से बोला मेरे को खुद। अभी कल भी मेरे से फोन पे 8 मिनट तक बदतमीजी किए और बोले कि वो कैमरा चेक करने के लिए नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं बस वाले। क्या आप अगर चाहें तो आप ही काहे नहीं मांग लेती हैं, आप ही सीसीटीवी फुटेज ला दीजिए। एडिशनल एसपी ने, श्याम देव नाम है उनका, वो बोले कि आप खुद ही जाके लेके चले आइए अगर इतना आसान है। हाँ बिल्कुल, और मेरे सामने ही मैं बोल रही थी कि अवधेश श्रीवास्तव मिसगाइड कर रहे हैं। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि कोई लूटपाट नहीं हुआ है, ये लोग झूठे हैं, हम खुद एफआईआर करेंगे। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब बोले कि उन्हीं को फोन किए, अवधेश श्रीवास्तव को, मेरे से ये बोलते हुए कि नहीं उनकी छवि बहुत अच्छी है, मैडम आपके साथ बदतमीजी किए होंगे लेकिन उनकी छवि बहुत अच्छी है, ये बोल के उन्हीं को फोन किए। उसके बाद बोले कि हम कल आपको, मैं ये सारा विवरण के लिए मैं सीओ को देता हूँ जो डीएसपी रैंक के थे, कि मैं उनको देता हूँ, वो आपको कल फोन करके बताएंगे। उसके बाद मैं खुद 2 दिन बाद उनको फोन की जो डीएसपी थे, तो उन्होंने कहा कि वो फुटेज मिल नहीं पा रही है, फुटेज मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं उसके बाद 2 दिन वेट की। उसके बाद मैं एसपी से मिली, आईजी के कहने पे किसी हमारे माध्यम से मम्मी बुलवाई, तो आईजी साहब बोले कि ठीक है आप एसपी से मिलिए, मैं बोल देता हूँ। तो मैं जब एसपी से मिली तो सेम सारी चीजें रिपीट हुई। वो बोल रहे हैं कि देखिए, अगर सच में आप बोतल में लेके कुछ पी रहे थे या फिर लूटपाट नहीं हुई है और आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर मैंने सेम चीज बोला, रंजेश भी यही चीज बोले कि ठीक है आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए, उसमें अगर मेरे खिलाफ चीजें निकलती हैं तो आप मेरे खिलाफ एफआईआर करिएगा, लेकिन आप एक बार चेक करवाइए, ऐसे बोले। ये सुनने के बाद एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को फोन किए कि आप क्या हुआ, वो फुटेज आया क्या, वो रंजेश यादव वाले में क्या, कहाँ तक मैटर पहुंचा। फिर वो उधर से क्या बोले क्या नहीं बोले वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमको एसपी साहब बोले कि आपको कल बता दिया जाएगा। ऐसे बोल के फिर 3 दिन में वेट की, कोई फोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। और फिर मैं जब कल मेरे को नंबर मिल गया जो फेक पुलिस, मतलब जो जिसको हम लोग फेक पुलिस समझ रहे थे, वो एक्चुअली में पुलिस था, ठीक है। तो उसका कहीं से हम लोग नंबर कलेक्ट किए और पता चला कि अमित तिवारी यूपीपी पुलिस में ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ये बताने के लिए हम पीआरओ साहब को फोन किए जो एसपी के पीआरओ हैं। तो उन्होंने कहा कि एडिशनल एसपी आपका ये केस का विवेचना कर रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तो जब मैं उनको फोन की तो फिर मेरे से बदतमीजी किए, कह रहे हैं कि मेरा काम हम कर लेंगे, यहाँ ये यूपी है और यहाँ पे 3-3 महीने तक बस इंक्वायरी चलती रहती है। ये बात हाँ, ये एडिशनल एसपी साहब बोले आपका 12 दिन 15 दिन हो गया है मैडम, तो आप इतना परेशान हो रही हैं, बार बार फोन कर रही हैं, हमको सारे नंबर मिल गए हैं, हमको स्कॉर्पियो वाले को भी हम जानते हैं और हमको सबका नंबर मिल गया है, आपसे हमको नंबर लेने की जरूरत नहीं है।
तब मैंने बोला कि ठीक है, फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो मेरे से फिर बोल रहे हैं कि आप जाके ले लीजिए, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है बस वाला। तो मैंने कहा जब आप वहाँ के अधिकारी हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं, एडिशनल एसपी हैं, और वहाँ का बस वाला अगर मेरे को आपको नहीं दे रहा है फुटेज तो मेरे को कैसे दे देगा? आपको कहीं ये अटकलें नहीं लग रहे हैं कि एक कि बस ड्राइवर फुटेज नहीं दे रहा है जबकि पुलिस मांग रही है और फुटेज नहीं दे रहा है? ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि पहले ही दिन उनको फुटेज मिल गया है और फुटेज में साफ साफ पता चल गया है कि लूट हुई है, रॉबरी हुई है बोल के ये लोग, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है तो सारे पुलिस वाले उसको बचाने के चक्कर में और झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, फुटेज ही नहीं मिल रहा है। नहीं तो एक मामूली सा कंडक्टर का इतना औकात है कि वो एसपी को भी फुटेज ना दे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो यूपी हो, बंगाल हो, कोई भी जगह हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये लोग झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज हम बोल नहीं सकते ना, बोलने के बाद भी वो तो सुन नहीं रहे हैं। तो एसपी भी बोल रहे हैं कि फुटेज नहीं मिल रही है, हम क्या करें? अभी आप लोग आगे क्या स्टेप लेंगे? अभी एफआईआर के लिए चीजें हो रही हैं। यहाँ आप लोगों के माध्यम से तो यही बताना चाहते हैं कि मतलब पुलिस को एफआईआर करना चाहिए। यूपी की कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो बहुत खराब है। पता नहीं ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ तक जाती है कि नहीं जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे आए दिन होते रहते हैं कि एफआईआर नहीं होता। अगर एक पुलिस वाला है तो एक नॉर्मल सा कांस्टेबल भी है तो किसी को मारेगा, धमकाएगा, चीजें करेगा, फिर भी पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, कोई चीजें नहीं हो सकती। कोई गरीब है उसको कोई भी उठ के मार देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा मतलब मैं बहुत देखी हूँ, क्योंकि काफी टाइम तक मैं आजमगढ़ में रही हूँ, तो ये सब आए दिन देखने को मिलता है। प्रकार से आपके साथ भी बदतमीजी की जा रही है, वो भी ऑफिसर्स के ही द्वारा। महिला सुरक्षित तो दूर की बात है, महिला मतलब तो कुछ है ही नहीं। महिला मतलब तुम अगर एक लेडीज हो तो तुम घर में रहो, चूल्हा चौका करो। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई गलत भी बोल रहा है और अगर वो एक पुरुष है तो वहाँ की लड़कियां अगर जवाब दे दें, महिलाएं अगर जवाब दे दें, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि मारा जाता है। अगर एक लड़का बड़ा हो जाता है, मतलब वो 26-27 साल का हो गया, तो उसकी मम्मी भी उसको कुछ नहीं बोल सकती। यूपी में तो ये चलता है। अगर उसकी माँ और एक टाइम के बाद अगर उसके बाप भी कुछ बोलते हैं, मम्मी पापा जिनको माँ बाप बोला जाता है, उनको पूरा हक होता है। एक टाइम के बाद माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकते लड़के को, नहीं, क्योंकि ये मैंने देखा है। मैं वहाँ पे काफी टाइम तक रही हूँ, मेरे सामने चीजें हुई हैं। अब मैं व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं ले सकती, लेना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन आस पड़ोस में भी मैंने ये चीजें देखा है कि अगर मम्मी भी हैं और अगर वो एक टाइम के बाद अपने बेटे को कुछ बोलती हैं तो लोग हाथ उठाते हैं, अपने माँ बाप पे भी हाथ उठाते हैं। और पुलिस तक तो महिलाएं जाती नहीं है, लेकिन आजकल जब जो जनरेशन आगे बढ़ रहा है, अगर वो चाहता भी है तो पुलिस वाले भी मतलब लड़के को ही सपोर्ट करते हैं और यही चीज बोलते हैं कि तुम एक लड़की हो के तुम कैसी लड़की हो, तुम या फिर मम्मी है तो कैसी माँ हो, अब तो बेटा है, बेटा सब कुछ देखेगा, आप घर में रहिए, आप चीजें करिए। इस तरीके का वहाँ पे होता है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बार बार यही नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है ये नारा सटीक है हमारे देश में? देश का तो नहीं पता, लेकिन यूपी के लिए तो कोई सटीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा के भी क्या होगा जब बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, हमको अपना डिसीजन लेने का आज़ादी नहीं मिलेगा, तो फिर बेटी पढ़ाओ बचाओ इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। हम पढ़ लिख के भी क्या करेंगे जब घर में चूल्हा चौका ही करना है। अपने भाई के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर भाई हमारा, हम सही हैं, फिर भी अगर हमारा भाई आके बोलता है कि नहीं ये गलत है, तो हमारे जो माँ बाप हैं वहाँ का ऐसा मतलब ऐसा वहाँ का कंडीशन है कि जो माँ बाप हैं उनको पता होगा कि बेटी सही है, फिर भी बेटे का साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मार पीट करेगा। फिर जो जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज भी लड़के को सपोर्ट करेगा, तो अकेली मम्मी या फिर एक समय के बाद बुजुर्ग माँ बाप कितना सपोर्ट करेंगे।
तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो तब होगा ना जब हम अपना डिसीजन रख पाएंगे। हम उस जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो शिक्षा हम लोग ले रहे हैं उसको हम किसी के सामने रख पाएंगे, बोल पाएंगे, अपनी चीज़ों को रख पाएंगे कि हम ये करना चाहते हैं या फिर हम ये कर रहे हैं, ये सही है। सपोज दैट कुछ हुआ घर में किसी के साथ तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ से ये सुनने को मिलता है कि आप एक महिला होकर रोज रोज चली आती हैं। तो फिर इसके बाद आप समझ ही सकती हैं कि क्या क्या कंडीशन है वहाँ पे। पढ़ाई या फिर बेटी बचाओ एक नाम का रह गया है, और ख़ास करके आजमगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत रही हूँ और वहाँ पे चीज़ों को मैं देखी हूँ। मेरे साथ भी काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मेरा भी घर वहीं से है और मैं भी काफ़ी टाइम तक रही हूँ, तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ। सोचिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां प्रधानमंत्री मंच से महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डबल इंजन सरकार के मॉडल की दुहाई देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि महिला सुरक्षा और न्याय की गारंटी देने वाले थाने ही महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं। VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।